आज सत्ता में पहले हम उन पहाड़ों की बात करने जा रहे हैं जिन्हें शायद नए साल से पहले गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखकर चक्कर आ रहा होगा, जो इंसान की बेपरवाह ख्वाहिशों के बोझ तले दबना महसूस कर रहे हैं। यह खबर देश के उन सभी न्यूज मित्रों के लिए भी है जो नए साल पर अपने पूरे परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन की तरफ छुट्टी मनाने का प्लान बनाकर रुक कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ मिनट रुककर हमारी यह खबर जरूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इसे देखने के बाद आपका प्लान और मूड दोनों बदल जाएं। वैसे आज सत्ता में सिर्फ पहाड़ तोड़ संकट की ही बात नहीं होगी, बल्कि उन मंदिरों के भी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जहां इस वक्त भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पांव रखने तक की जगह नहीं है। और इस भीड़ के कदमों तले सुरक्षा वाले सवाल कुचलते जा रहे हैं। पहाड़ों पर टूरिस्ट स्लाइड्स हैं जो मंदिर में श्रद्धालुओं का अंबार है। आज इस रेड अलार्म को सुनना इसीलिए बहुत जरूरी है। पहले हम आपको उत्तराखंड से हिमाचल तक तमाम हिल स्टेशंस की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सबूत हैं कि कैसे भीड़ और बेहिसाब गाड़ियों को पहाड़ों का इकोसिस्टम क्रैश होने की स्थिति तक ले जाने में ये तमाम भीड़ एक तरीके से उस पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन रही है। मनाली से मैक्लोडगंज और धर्मशाला तक हर जगह से डराने वाली स्थितियां सामने आ रही हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको तय करना है कि क्या आप भी इस जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब हम आपको पहाड़ों के कुछ चोक पॉइंट्स बता देते हैं, मतलब ऐसे शहर, ऐसे हिल स्टेशन जो नए साल के जश्न के लिए धीरे धीरे पैक होते जा रहे हैं। यहां इतनी गाड़ियां पहुंच रही हैं कि सड़कें और सिस्टम चोक होने का डर पैदा हो गया है। इनमें सबसे पहला नाम है मनाली का, जहां बहुत बड़ी संख्या में अचानक टूरिस्ट पहुंच गए हैं। लेकिन हिमाचल के कई शहरों का इस वक्त यही हाल है, फिर चाहे वो मैक्लोडगंज हो या धर्मशाला। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी सैलानियों की स्थिति से ये पहाड़ तोड़ संकट दिखाई दे रहा है। यहां भी अलग अलग टूरिस्ट प्लेस फुल हो रहे हैं। इनमें मसूरी, शिमला और नैनीताल जैसे शहर शामिल हैं। अब हम आपको हिमाचल के धर्मशाला से उत्तराखंड के मसूरी तक कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो सवाल पूछ रही हैं कि जिस तरह लोग वहां पहुंच रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, क्या पहाड़ एक बार में अचानक इतने बोझ को झेलने के लिए तैयार हैं भी। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज जाने वाला रास्ता पूरी तरह पैक हो चुका है। गाड़ियां चल नहीं रही हैं, रेंग रही हैं। जो सफर मिनटों का है, घंटों में तय हो रहा है। पहाड़ों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हो रहे इस टूरिस्ट स्लाइड से लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड के मसूरी की भी है, जहां पहाड़ अभी से हांफने लगे हैं, क्योंकि सभी को नए साल का जश्न पहाड़ों में ही मनाना है। ऐसा एक नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं जो बता रहे हैं कि इन तमाम जगहों पर स्थितियां क्या हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और हिल स्टेशंस के हांफने की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको पहाड़ों पर बज रहे 10 रेड अलार्म भी सुना देते हैं। जो संकट धीरे धीरे हिमाचल से उत्तराखंड के पहाड़ों तक खड़ा हो रहा है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से वो संकट हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शिमला और मनाली में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले शिमला में अब तक 50,000 गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। 50,000। इसके अलावा कालका शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 5 पर भी जाम की स्थिति बन रही है। शिमला और सोलन के पहाड़ों में भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें बताई जा रही हैं, जबकि हिमाचल के मनाली से मैक्लोडगंज तक भयंकर जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मनाली पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा नैनीताल, कैंचीधाम और मुक्तेश्वर में भारी ट्रैफिक की स्थिति बन रही है। यानी पहाड़ों में कई किलोमीटरों तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और इस वजह से जो सफर कुछ मिनटों का होता था, उसके लिए कई कई घंटे लग रहे हैं। पहाड़ों की स्थिति आपने यहां जो देखी है, वो असल में और खतरनाक रूप आने वाले दिनों में ले सकती है।
पहाड़ों में हाल आपने देखा। अब आपको नए साल पर पिछले कुछ वर्षों में बदल रहे एक ट्रेंड के बारे में भी बताते हैं, जिसमें भीड़ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं होती बल्कि देश में मंदिरों में भी नए साल पर श्रद्धालुओं का सैलाब आ जाता है। यानी पहले हैं वो पहाड़ों के भक्त जो नया साल वादियों में और बर्फबारी के बीच मनाना चाहते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें जाम के पहाड़ तोड़ संकट का सामना ही क्यों ना करना पड़े। और दूसरी तरफ वो भक्त भगवान के जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर देश के मंदिरों की तरफ कूच कर जाते हैं। इसका एक प्रमाण वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से आया, जहां इतनी जबरदस्त भीड़ है जिसे देखकर आपके मन में डर वाली लहरें भी उठेंगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए बेहिसाब लोग पहुंच चुके हैं। मंदिर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की ठसाठस भीड़ है और डराने वाली बात यह है कि इस भीड़ में महिलाओं और बच्चों की भी मौजूदगी है। बड़े तो उस भीड़ में किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं, फिर महिलाएं और तिस पर बच्चे। स्थिति ये हो गई है कि प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि 5 जनवरी तक मंदिर आने से बचें, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आ रहे हैं। इस वक्त हम बिहारी जी के मंदिर के ठीक बाहर खड़े और आप देखेंगे हजारों की संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो लाइन लगा के आ रहे हैं। और मंदिर प्रशासन ने जो गोस्वामी सेवारत है, उन्होंने कहा है, अपील किया लोगों से कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर आने से बचे। भीड़ आती चली जा रही है। अब स्थिति यह है कि वृंदावन के सभी बाहरी वाहनों को रोक दिया जा रहा है। अंदर लोगों की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। वृंदावन के अंदर गेस्ट हाउस, आश्रम सब फुल हैं। खाने पीने की भी असुविधाएं हो रही हैं लोगों को। होटलों में पानी की बोतलें दुकानों पर नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको देखकर अब जो दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, परेशान हो रहे हैं। आधा घंटे हुआ अभी, बहुत सुख है, बहुत मन में शांति है। बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। सभी को राधे राधे। पूरा 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे हो गए, अभी और 1-2 घंटा लगेगा। पता ही नहीं कितना लगेगा, हम नहीं जानते। तो कितने घंटे से लाइन में है? अभी 1 घंटा हो गया लाइन हो गया। हाँ जी। कोई दिक्कत किसी तरीके से? व्यवस्था कैसी है? ये रेलिंग पहली बार लगाई गई है इस तरीके से? रेलिंग हिल रही है, डर लग रहा है कि गिरना जाए। भक्तों की ऐसी ही भीड़ की आशंका की वजह से देश के कई मंदिरों में नए साल पर दर्शन के नियम भी बदले गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर में वीआईपी पास और आरती के पास रोक दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर में दर्शन के लिए 1 जनवरी तक राम जन्मभूमि के सभी पास फुल हो गए हैं। हालांकि अभी श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की असुविधा नहीं हो रही है। पास की बात है वो निश्चित संख्या है, प्रति 2 घंटे में 400 पास है। ये 400 पास एक सीमित संख्या होती है, इसलिए सबको तो उपलब्ध नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों ने जो सजग थे, 7 दिन के पहले ही ये पास बनाए जाते हैं। 7 दिनों तक का पास लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं। इसलिए जो पास बुकिंग वाले हैं वो सब लगभग 31 तारीख तक बुक है। 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन सब 1 तारीख को भी बुक हो गया होगा। ऐसा आगे 5-6 दिनों तक के पास बुक हो गए हैं। सत्ता में न्यूज मित्रों को अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जिसकी एक वीडियो झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए आतंकियों का नए वर्ष का संकल्प क्या हो सकता है। जो दिन रात बम, बारूद, मिसाइलों के बीच में रहते हों, जिहाद की बातें करते हों, वो नव वर्ष कैसे मनाएंगे। सिर्फ 4 दिन बाद नया साल आ रहा है। पीओके से जो तस्वीरें आई हैं, जो खबरें आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं। पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली हैं। आज हम आतंकी संगठन लश्कर और जैश के न्यू ईयर रेजोल्यूशन का वीडियो सामने रखने वाले हैं और उसका विश्लेषण करने वाले हैं। पहले ये समझिए कि उनकी तैयारी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का मारा मसूद अजहर नई साजिश के साथ नव वर्ष में प्रवेश की प्लानिंग कर रहा है, ताकि दुनिया में डर का माहौल हो, ताकि जिहाद से दुनिया कांप उठे। उसकी प्लानिंग है ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भर्ती करो, युवाओं को आतंकी बनाओ, पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करो। और ये ट्रेंड आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा। नए साल में भी ऐसी ही तैयारी है। धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाओ। सबसे बड़ी बात,
आतंकी महिलाओं का दस्ता बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को चलता फिरता बम बना दो, ऐसी तैयारी है। आतंकी शिविरों का ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन करो, यह भी प्लान में है। ये सिर्फ दावे नहीं हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये वो तथ्य हैं जो कई वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से है। वहां क्या हो रहा है आपको दिखाता हूं। आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। सही मायने में कंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन की तैयारी है। लश्कर के आतंकी दिन रात नए आतंकी कैंप बनाने में जुटे हुए हैं। यही इनका नए साल का रेजोल्यूशन है। लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का वीआईपी मेहमान है, वो अपने आतंकियों की फौज को इसी तरह बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सत्ता की आंखों पर काली पट्टी है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, लश्कर ए तैयबा ने पीओके में अपनी महिला विंग को भी एक्टिव कर दिया है। अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ, अबू मूसा वगैरह सभी टॉप लीडर नफरती ज्ञान दे रहे हैं, आतंकियों की भर्ती में जुटे हुए हैं। खबर तो यह भी है कि आईएसआई के संरक्षण में, आईएसआई के निर्देश पर यह कैंप बनाए जा रहे हैं। यहीं आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके दिमाग में नफरत वाला जहर इंजेक्ट किया जाएगा, आतंकी हमले के लिए तैयार किया जाएगा। आपने लश्कर का आतंकी लाव लश्कर देखा होगा, अब जरा जैशे मोहम्मद का जहूरा भी देखिए। आतंक वाली क्लास लगाई जा रही है, लोगों को बुला बुलाकर नफरती ज्ञान दिया जा रहा है। शुक्रवार को बहावलपुर में जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई, जिसमें नए साल की प्लानिंग पर चर्चा हुई। सवाल है कि क्या बड़े आतंकी हमले की साजिश हो रही है? पूरी कहानी यह है कि 1 जनवरी से जैश ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रहा है। पीओके में 7 दिनों तक आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलेगा। मीरपुर के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें नए आतंकी कैंप के कंस्ट्रक्शन पर फोकस रहेगा। लोअर दीर और जिहादे अक्सा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अस्तित्व बचाने के लिए जैश ने पब्लिक रैली बढ़ाई है। हम सभी जानते हैं पाकिस्तान में बैठे मसूद के लिए वर्ष 2025 अच्छा नहीं गुजरा। उसका हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया, उसके परिवार के लोग मारे गए, उसके कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सत्ता भी सिर्फ बयानबाजी और हवाबाजी में रह गई। यही वजह है कि अब वो बड़ी साजिश में लगा हुआ है। मुसीबत में सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकी नहीं है, बल्कि वहां के सत्ताधीशों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। नई जानकारी यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक की तरह मारने का दावा किया जा रहा है। यह दावा लंदन से किया गया है। इस धमकी के बाद पूरे पाकिस्तान में कपकपी है। पूरी कहानी यह है कि ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान एक महिला ने मुनीर को लेकर कार बॉम्ब वाली धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और आप सिर्फ 40 सेकंड के इस वीडियो में जानिए कैसे इस धमकी से पाकिस्तान डरा हुआ है। महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुनीर को कार बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। असीम मुनीर का हश्र जियाउल हक जैसा होगा। आपको बता दें कि जियाउल हक की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, जो आज भी रहस्य का विषय है। महिला प्रदर्शनकारी की धमकी के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड किंगडम में औपचारिक शिकायत की है। वहां के अधिकारियों से कहा है कि यह हिंसा को उकसावा देना है। हिंसा के उकसावे की शिकायत पाकिस्तान कर रहा है। मुनीर की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद चिंतित है। यह भी कहा गया है कि शिकायत के हर शब्द में मुनीर का डर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि महिला प्रदर्शनकारी इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जुड़ी हुई है। इस पर पीटीआई की प्रतिक्रिया भी आई। यह कहा गया कि आतंक नहीं, आजादी की आवाज है। पाकिस्तान विदेशों में भी आलोचकों की आवाज को दबा रहा है। पाकिस्तान सरकार अंदरूनी नाकामी छिपा रही है। पाकिस्तान जब एक महिला की धमकी से इतना बेचैन हो चुका है, तो आपको वो धमकी वाला वीडियो देखना जरूर चाहिए। तो यह बात कही गई थी कि जिस तरह के काम किए गए हैं उसमें ऐसा हश्र हो सकता है, लेकिन जब काम ऐसे किए गए हों तो हो सकता है, हो जाएगा लगने लगता है। और फिर डर की ये बात गुस्से के तौर पर सामने आती है, जो कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी को बुलाकर गुस्से के तौर पर जिसका इजहार भी किया है। पाकिस्तान की आतंक वाली असलियत हमने आपको बताई। अब जरा अर्थव्यवस्था और अंदरूनी हालात वाली असलियत भी जान लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डॉक्टर इंजीनियर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। यह दावा वहां की सरकारी रिपोर्ट में किया गया है। 5,000 डॉक्टर्स ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। 11,000 इंजीनियर भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और 13,000 अकाउंटेंट पाकिस्तान से अपना बही खाता उठाकर चल पड़े। ये आंकड़े पिछले 24 महीने यानी 2 वर्ष के हैं। कुल 29,000 ऐसे लोग पाकिस्तान से पलायन कर चुके हैं। ये आंकड़े शहबाज और मुनीर को जरूर देखने चाहिए कि वो किस तरह का पाकिस्तान वहां के रहने वालों के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अब बात तो उस मुल्क की जो पाकिस्तान बनने की राह पर सरपट दौड़ा जा रहा है। नाम है बांग्लादेश। जहां से आई तस्वीरें वहां की कट्टरता की कहानी को बयान कर रही हैं। हिंदुओं पर हमले आपने देखे, शेख हसीना विरोधियों के साथ हिंसा आपने देखी। अब देखिए कैसे म्यूजिक पर हमला किया जा रहा है। वहां की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के फरीदपुर में एक स्कूल की 150वीं एनिवर्सरी के समापन समारोह के दौरान यह हिंसा हुई। यहां मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट होना था। इससे पहले ही भीड़ जुट गई, पथराव शुरू हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई। सब कुछ इस तरीके से हुआ। बताया जा रहा है कि जब जेम्स मंच पर आने वाले थे, हंगामा शुरू हो गया। आयोजकों के मुताबिक कुछ बाहरी लोग जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने पर ईंट, पत्थर और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी गई। मतलब यह है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो सामने है। म्यूजिक बंद कराओ, कट्टरता का म्यूजिक शुरू कराओ, पत्थर वाला नफरती राग अलापो। रॉक सिंगर पर हमला इसी की बानगी है। स्कूल कॉन्सर्ट में कट्टरपंथी, बच्चों और आयोजकों पर पथराव, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की लूट। और इन हालात में दावा किया जा रहा है कि नए बांग्लादेश का निर्माण हो रहा है। बांग्लादेश को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा कहा जा रहा है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश सीरिया बनने की राह पर है। चिंता की बात यह है कि ऐसे कट्टरपंथी न सिर्फ सड़कों पर हैं बल्कि सत्ता में भी हैं। उन पर किसी का कोई जोर नहीं, कोई काबू, कोई नियंत्रण नहीं। इसे आप सिर्फ 88 सेकंड की इस वीडियो रील से समझ जाएंगे। ইতিমধ্যে দুই পক্ষের ভিতরে একটি ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু দীর্ঘ সময় তারা তাদের কন্ট্রোলে রেখেছিল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তারা ধৈর্যর বাঁধ ভেঙে তারা কিন্তু তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে তারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। म्यूजिक का ताल्लुक है। इस्लाम में जो कट्टरपंथी लोग हैं वो ये कहते हैं कि महफिल समा ये म्यूज़िक हराम है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में महफिल समा है और तमाम सूफियों ने जो है महफिल समा को सुना है। जो लोग वहाँ पर इस तरह की निंदनीय हरकतें कर रहे हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ और तमाम देश दुनिया के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जो इस्लाम को बदनाम करने का काम करे उसका सोशल और समाजी बाइकाट होना चाहिए। पागल आदमी को ऐसे हालात में जाना क्यों चाहिए था? वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। जब उसको पता है कि वहाँ इस तरह के हालात बन रहे हैं, आप वहाँ पैसे के लिए आप जो चाहे करेंगे और फिर बात ये होगी कि हिंदू को मार दिया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले एक हफ्ते में 3 हिंदुओं की हत्या की गई। कई हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, उन्हें धमकी दी गई, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों को उनके आसपास इस तरह की एक भी घटना होती हुई दिखाई देती है तो दहशत दिलो दिमाग पर काबिज होने लगती है और फिर उनसे कहा जाता है कि जगह छोड़कर चले जाओ। बांग्लादेश के 1,31,00,000 हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है और जिक्र भारत में भी हो रहा है। भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिंदुत्व का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व
पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। और आपको बता दूं कि भारत में हिंदू और हिंदुत्व तो सिर्फ चिंता नहीं है बल्कि सियासत भी मुद्दा है। ये आपने कई बार देखा होगा। बाबा बागेश्वर भी कई मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं, हिंदुओं के एकजुट होने की अपील हो चुकी है। हिंदू और हिंदुत्व पर एक बयान उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हीं की भाषा में दिया। ये क्लेश भी आप देखिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरे शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा को शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरे बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरे उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाग पढ़ रहे हैं। तो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, थोड़ी ना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी तो हम बोल लिया, सुन लिया हम लोग। और सत्ता में अब वो खबर जो सीधे सीधे न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। सत्ता की इस कुंजी में आपकी चांदी, क्योंकि ये कुंजी उस चांदी पर आधारित है जिसकी आंधी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इस कुंजी में आपको 3 सवालों के जवाब मिलेंगे। पहला सवाल, चांदी के दाम अभी और कितने दिन रॉकेट बने रहने वाले। दूसरा सवाल, क्या नए साल में भी चांदी में निवेश का मौका बाकी है या फिर चांदी से अब उचित दूरी बना लेना ही सही फैसला है। इसके लिए हमने सर्राफा बाजार के व्यापारियों के साथ कुछ बाजार विशेषज्ञों से भी बात की, जिनसे आपका चांदी वाला सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन पहले समझिए चांदी के रेट किस तरह से रोज लोगों को चौंका रहे हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब सिर्फ कर्ज है। लेकिन अब यही फॉर्मूला चांदी पर लागू हो रहा है, क्योंकि चांदी की कीमतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चौंकाने वाली बात यह है कि चांदी अब सोने पर भी भारी पड़ रही है और इस साल यही चांदी रिटर्न की चैंपियन भी बन गई है। इसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 1 जनवरी 2025 को 1 किलो चांदी की कीमत करीब 90,000 थी, लेकिन 26 दिसंबर को यह दाम 2,40,000 के करीब पहुंच गया है। और इस वर्ष 2025 में चांदी ने 165% का रिटर्न दिया है। सोने की बात भी देख लीजिए। 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 78,000 रुपए का था, जो 26 दिसंबर यानी कल 1,40,000 का हो गया। और इस तरह सोने ने 1 साल में 80% का रिटर्न दिया है। जबकि शेयर बाजार का हाल देखिए। 1 जनवरी 2025 को निफ्टी 23,742 पर था, जो 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को 26,042 पर बंद हुआ। और इस तरह निफ्टी ने 1 साल में करीब 9.5% का रिटर्न दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी चांदी की इस आंधी में अपनी जेब भरने से हम चूक तो नहीं गए? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2025 को चांदी में 1 लाख रुपए लगाते तो कल यानी 26 दिसंबर 2025 को आपके ये 1 लाख रुपए 2,65,000 रुपए बन चुके होते। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर चांदी की इतनी डिमांड है क्यों, आखिर लोग चांदी पर ही अपना पूरा दांव क्यों लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रह गई है चांदी, बल्कि जरूरी कच्चा माल भी बन गई है। इससे सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह है ट्रंप का टैरिफ वाला डर,
दुनिया में चांदी की बढ़ती कीमत की वजह से अमेरिका ने नवंबर में चांदी को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया है। इससे बाजार में आशंका बढ़ गई कि अमेरिका सिल्वर पर नए टैरिफ का स्ट्रैटेजिक कंट्रोल तो नहीं लगा देगा। साथ ही अमेरिकी कंपनी चांदी स्टॉक भी कर रही है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई है। चांदी की माइनिंग और रिसाइकलिंग पिछले 10 साल से लगभग स्थिर है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है। बाजार लगातार 5वें साल डेफिसिट में है, यानी चांदी की कमी है। एक और बड़ी वजह है दुनिया में डर का माहौल। जब लोग शेयर बाजार की जगह सोने चांदी में ज्यादा निवेश करते हैं तो इसे डर के माहौल के तौर पर भी देखा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल हालात को देखते हुए निवेशकों में आर्थिक अनिश्चितता है, इसलिए वो सुरक्षित निवेश पर जोर दे रहे हैं। लेकिन क्या अब भी चांदी में निवेश का मौका है? इस पर एक रील दिखाता हूं। चांदी की तेजी बरकरार है और बिकॉज चांदी की डिमांड बहुत तेज है, सोलर में, इंडस्ट्रियल में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सभी में इसकी डिमांड की वजह से तेजी बनी हुई है। और चीन ने एक्सपोर्ट बंद किया है अभी, और यूएस इंटरेस्ट रेट कम किया है। इसकी वजह से लोगों में खरीदारी बढ़ी है और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं, कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे। 2026 की पहली तिमाही तक 20% की तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि इसके डिमांड ज्यादा है और इसको अभी इसके यूजेज इंडस्ट्रियल में है, सोलर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ईवी में है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से इसके भाव में तेजी रहेगी। आने वाले समय में भी इसको आप फिजिकल भी खरीद सकते हैं, और फिजिकल खरीदेंगे तो रखने की टेंशन है, इसके लिए आप ETF या फंड में लेके रख सकते हैं। वैसे चांदी से जुड़ा हम आपको एक बहुत दिलचस्प तथ्य बता देते हैं। अब चांदी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एसेट बनने के करीब पहुंच चुकी है। इसका मार्केट कैप $4.4 ट्रिलियन यानी करीब 395 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और ये एनवीडिया की वैल्यू को पार करने से केवल 4.5% दूर है। अगर ये एनवीडिया को पीछे छोड़ देती है तो चांदी सोने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एसेट बन जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो ये चांदी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। और अब बात मनरेगा की। मनरेगा पर जारी सियासी महाभारत की, जिसका एक्सटेंशन आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नए हमलों से हुआ। मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी करने पर कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि नाम बदलने का फैसला राज्यों से बगैर पूछे लिया गया है। वहीं खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। कांग्रेस के आरोपों का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या जवाब दिया, अब आप वो सुनिए। वो गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। और सत्ता में अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, जिनकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। चर्चा की 2 वजहें हैं।
दो तारीख हैं, दो सोशल मीडिया पोस्ट हैं जिसकी अलग अलग कहानी है। पहले इसे समझिए, फिर आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर से, जब दिग्विजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसके जरिए कांग्रेस को संगठन वाली नसीहत दी थी। इसका एक्सटेंशन आज हुआ दूसरे पोस्ट से। आज उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें एक तस्वीर भी थी और इसमें उन्होंने बीजेपी संगठन की तारीफ की। फिर से समझिए, पहले पोस्ट में कांग्रेस को संगठन वाली नसीहत, दूसरे पोस्ट में बीजेपी की संगठन वाली तारीफ। जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की नसीहतें देंगे, तो चर्चा स्वाभाविक है। आप आज वाली तस्वीर देखिए, इसमें पीएम मोदी की पुरानी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा, नेताओं के चरणों में बैठने वाला सीएम पीएम बना, यह संगठन की शक्ति है। बात वही है कि देखिए, एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ है और आडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है। वो आज देश का प्रधानमंत्री है और गुजरात का मुख्यमंत्री बना, ये उनके संगठन की शक्ति है। तो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि तारीफ करी है दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी की। बिल्कुल गलत है, वो गलतफहमी मना रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस का कभी प्रशंसक रहा है, हाँ उनकी संगठन क्षमता का रहा हूँ, लेकिन भाजपा का तो मैं उनकी नीतियों का पूरा विरोध करता हूँ। सर, आपका दूसरा ट्वीट जो पहले का है जिसमें आप कह रहे हैं कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए संगठन का, संगठन सृजन अभियान चल रहा है, 500 करीब जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, फिर कहाँ कमी देखते हैं आप? कहीं कमी नहीं है। मैंने हमेशा सत्ता और संगठन में विकेंद्रीकरण का पक्ष किया है। आप मेरा 10 साल का मुख्यमंत्री काल भी देख लीजिए, जहां मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। मैं ऐसा मुख्यमंत्री था जिसके पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं था, अधिकार मैंने पूरे मंत्रियों को दिया हुआ था। तो इसलिए ये मेरा सोच। तो मैं सत्ता और संगठन में विकेंद्रीकरण के पक्ष में हूं। संदेश क्या आज के कांग्रेस के आला कमान के लिए है? हूटर बच चुका है, वरना बातें और होती। फिर मुलाकात होगी आपसे सत्ता में, तब तक सभी न्यूज़ मित्रों को नमस्कार।